बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब मुल्क में कुछ दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। हमने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर भी देखा कि बलूचिस्तान में और केपी में कुछ दहशतगर्द हमले हुए, जिसके बाद गुज़श्ता रात भी ख़बर आई कि जो बाज़ ऐसे दहशतगर्द अनासिर हैं जो कि सरगर्म हैं, उन्होंने भी हमला किया है और मियाँ वाली में ये अटैक किया गया चेक पोस्ट के ऊपर। गो के इसको नाकाम बनाया गया और भरपूर इसका जवाबी जो है वो हमने देखा कि कार्रवाई इस पर की गई और इसमें जो लोग मुलव्विस थे उनके बारे में भी अब मालूमात हासिल कर ली गई हैं और ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसमें कलअदम TTP के लोग मुलव्विस हैं। बहरहाल जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं पाकिस्तान के, वो इस वक्त सरगर्म हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और कुछ इरादा भी रखते हैं आने वाले दिनों में कि ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएँ। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुल्क में इलेक्शन का माहौल अब बनता दिखाई दे रहा है। आज से बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जो जलसे हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है, कॉर्नर मीटिंग्स का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है और ये पहला मरहला है बेसिकली साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वापसी से पहले माहौल बनाने के लिए कि उनका इस्तकबाल करने की ये तैयारियाँ हैं। और हम ये कह सकते हैं कि शायद ये ट्रेलर है और फिल्म जो है वो अभी देखना बाकी है। तो ये एक तरफ जो है वो माहौल बन रहा है। इलेक्शन कमीशन अपने इक़दामात कर रहा है, वो तमाम तर जो कि हल्का बंदियाँ उसकी जानिब से की गई हैं उस पर भी अब कुछ एतराज़ात सामने आना शुरू हो गए हैं। फाफिन की जानिब से भी कुछ एतराज़ात सामने आए हैं। तो मुल्क में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल अब बाकायदा बनता दिखाई दे रहा है। सियासत में अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और ख़ास कर जो बयानिया लेके सियासी जमातें आएंगी वो बयानिया क्या होगा, क्या वो अपने बयानिए से पाकिस्तान के अवाम को वो कायल कर सकेंगे कि लोग निकलें बाहर उन्हें वोट दें। इसी पर आज हम बात करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नैयर बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो एकदम एक दहशतगर्दी की लहर आई है, इससे पीपल्स पार्टी इस वक्त कितनी तशवीश रखती है और जो मुख्तलिफ आप लोगों की मीटिंग्स हुई हैं, क्या इस सिलसिले में इस पर बाकायदा तौर पर इस मामले को एड्रेस किया गया है? शुक्रिया। बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है और जो कारकुन है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी होती है तो उससे परेशानी तो तमाम पाकिस्तानियों की होती है, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को भी। और हम समझते हैं कि ये सिर्फ हम आर्म फोर्सेस पे ना छोड़ें, हमें आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करके हमें रिटेलिएट करना चाहिए। हम तंग आ चुके हैं इन दहशतगर्दी के वाक़यात से। ये पिछले 40 साल से पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी और बिलखुसूस जब से ये अफगानिस्तान इशू क्रॉप अप हुआ 78-79 से, तो पीपल्स पार्टी की क्या हर जमात जो है वो इन वाक़यात से परेशान है। और बिलखुसूस अभी जो वाक़यात हुए हैं, जो बलूचिस्तान में हुआ, जो हंगू में हुआ, तो इस पर हम सिर्फ डिपेंड ना करें या कि टोटली हम छोड़ दें ये काम आर्म फोर्सेस पे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे। इस पे पाकिस्तान के अवाम को भी अपना किरदार प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम हालत जंग में अब तो हमारी इकॉनमी बर्बाद इनकी वजह से हुई और फिर अफ़गानिस्तान को जितना हमने मेज़बानी की, अफ़गान अवाम को इस बात का एहसास करना चाहिए कि उनका सॉइल जो है हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो रॉ के एजेंट हों या कोई और हों। इसमें उनको तो फैसिलिटेट न करे अफ़गान अवाम, कि पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी कुर्बानी दी अफ़गान अवाम के लिए। 79 ऑनवर्ड उनको मेज़बानी की, उनको यहाँ पे रखा, उनको शेल्टर दिया, और चीज़ें फ़राहम की, खाना फ़राहम किया। तो अब मैं समझता हूँ कि अब हम पाकिस्तानी कौम को ये एहसास करना चाहिए कि हमें भी भरपूर तरीके से इन वाक़यात की मज़म्मत कोई हल नहीं है। अब तो जंग वाली बात है, लेकिन अब तो हमें फाइट बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी सर्वाइवल का मामला है। बिल्कुल, देखें आपकी जो जमात है वो तो बड़ी बबांगे दोहल ज़ाहिर कहती है और उसने सहा भी है। आप लोगों ने तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसे जो हैं वो हीरे बेसिकली खोए हैं और दहशतगर्दी की नज़र हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सियासी जमातें अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन जो आप अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम स्पेसिफ़िकली करें क्या? क्योंकि उनको ज़ाहिर सी बात है कि जब तक एक
ये कह लिया जाए कि एक डायरेक्शन नहीं दी जाएगी, और वो डायरेक्शन देनी किसने होती है, वो ज़ाहिर सियासी जमातों ने ही देनी होती है, और सियासी जमातें मुख्तलिफ तरीके अपनाती हैं कि उसके ज़रिए वो डायरेक्शन दें आवाम को, कि वो जो आप कह रहे हैं कि आवाम ने अपना किरदार अदा करना है। आवाम हाजिर तो हर वक्त हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन जो मुश्किलात में घिरे आवाम है, वो अगर सवाल करें कि क्या करें वो इससे निमटने के लिए, तो क्या आप कहेंगे? देखिए जी, वो सियासी क़यादतें या वो सियासी जमातें जो फैसिलिटेटर रही हैं तहरीक तालिबान की, आवाम को उनको मुस्तरद करना चाहिए। आवाम को बिल्कुल समझना चाहिए कि जो जमातें उनके खिलाफ खड़ी हैं फिर उनके साथ खड़े हो ना, फिर उन सियासी लीडरों की पैरवी क्यों करते हैं जो मुल्क दुश्मनों के साथ गुफ्तो शनीद करते हैं, जो मुल्क दुश्मनों के लिए रास्ता हमवार करते हैं, जिन्होंने पिछले अपने दौरे हुकूमत में TTP को फैसिलिटेट किया। तो TTP तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती है और अफ़गान सॉइल को यूज़ करके करती है। हम तो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान से कहते हैं कि डिफेक्टो हुक्मरान आप हैं, तो आपकी हम हमसाए हैं, आपकी ट्रेड, आपकी इकॉनमी का बड़ा इन्हिसार पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पे है। आज हम जो अफ़गान ट्रेड, जो ट्रांसफर ट्रेड अब बंद कर दे तो लैंड लॉक तो एरिया है आपको, लेकिन हम इंसानियत का ख्याल रखते हैं, हम इंसानियत को अहमियत भी देते हैं, और इस्लामी बरादर मुल्क है, हम इस बात को भी अहमियत देते हैं। लेकिन ये एहसास उनको भी करना चाहिए, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को, आवाम को रियलाइज़ करना चाहिए कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फैसिलिटेट करने वाले कौन हैं, और मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, मुल्क का दिफा करने वाली कुव्वतें कौन सी हैं और कौन सी सियासी लीडर हैं। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, अब हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से जलसों का आगाज़ कर दिया गया है, और वो कह रहे हैं कि जी हमारे कायद वापस आ रहे हैं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब कराची में जो है वो MQM पाकिस्तान भी जलसे कर रही है। पीपल्स पार्टी का क्या इरादा है, और पीपल्स पार्टी कब से अपनी बाकायदा, जिसे हम कहते हैं कि एक मुहिम जो है उसका आगाज़ करने जा रही है, और साथ साथ ये भी कि जो मुहिम होगी या जो भी उसमें ज़ाहिर इंतखाबात में आप एक मंशूर लेके चलेंगे, उसमें बयानिया आपका क्या प्लान है? पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि ये बयानिया लेकर जो है वो हम आवाम के सामने आएंगे? थैंक यू। एक तो हमारा मैनिफेस्टो आखिरी मराहल में है, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैनिफेस्टो अनाउंस करना ये क़यादत की ज़िम्मेदारी है, इस्तेकाक भी है, तो वो तो चेयरमैन साहब अनाउंस करेंगे, इसलिए मैं नहीं प्रीएम्प्ट करना चाहता कबल अज़ वक्त, जो अनाउंसमेंट चेयरमैन साहब ने करनी है। हमारी कमेटी जो है वो अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही है इस इलेक्शन के, आने वाले इलेक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें कोई एरियाज तो डिफाइन किए गए होंगे ना बुखारी साहब? एरियाज तो ज़ाहिर डिफाइन कर दिए जाते हैं कि ये एरियाज हैं जिनको हमने एड्रेस करना है लाजमी, और ये दुखती रग हैं जिस पर हम हाथ रखेंगे तो ही हम नब्ज़ पर हाथ रख के जो है वो अगले इलेक्शन में अपनी मुहिम चला सकेंगे। देखिए बात बड़ी सीधी सी, एरिया तो हमने सीधी है कि बड़ी सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और फिर जो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तो रोज़गार उनको चाहिए, उनको छत चाहिए, उनको खुराक चाहिए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डे 1 से नारा था रोटी कपड़ा और मकान, और हम उस फ़लसफ़े से आज भी हम उस पर कायम हैं, और हमारी कोशिश भी होगी कि हमारा जो बुनियादी नारा था हम उस पर अमल दरामद करें, और उसकी मोडेलिटीज़ क्या होगी वो हमारा मैनिफेस्टो अनाउंस करेगा। वो बाकी रहा जलसे, ऑब्वियसली जलसे चेयरमैन साहब ने सिंध में शुरू किए बहुत सारी जगह, और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते थे। जलसा तो ऐसा नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकल पर्सनालिटी से मीटिंग, जिसमें मैं खुद शरीक रहा, मीटिंग्स होती रहीं, लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते रहे, तो वो हमारी स्ट्रेटजी वर्कआउट है। जो ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तो ऑब्वियसली उस पर जलसे पंजाब में भी और KPK में भी और बाकी बलूचिस्तान में भी होंगे। अभी हमने एक टास्क दिया है, अभी मैंने परसों ही जब ये 27 को प्रीलिमिनरी लिस्ट आई है तो मैंने कन्वे किया अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स को कि आप डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को हदायत करें कि एग्ज़ामिन करें प्रीलिमिनरी लिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की है, और इसमें अगर आप किसी जगह समझते हैं कि आपके कोई ऑब्जेक्शन है या आपके कोई ग्रीवेंस है, तो उसके लिए अपनी लॉयर्स विंग को इस्तेमाल करके विदिन 30 डेज़ जो
ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं वो करने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन में अपना मौक़िफ़ भी सामने रखना चाहिए। जहाँ पे पॉपुलेशन की कहीं डिस्पैरिटी है या जहाँ पे कंट्रीब्यूटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज भी डॉन में है कि जी हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था कि फाफिन की तरफ से एतराज़ात किए गए हैं पॉपुलेशन एग्जैक्टली, और वो यही कह रहे हैं कि जी जो एक यानी कि जो आबादी की तकसीम है उसकी 10% की हद से जो है वो तजावुज़ किया जा रहा है, यानी कि इक्वल जिसे कहना चाहिए ना कि सबको राइट मिले, वो ऐसा हो नहीं रहा। और ये 2022 की निस्बत इस दफ़ा जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं इस तरह की जहाँ डिस्पैरिटी पाई जाती है उनमें इजाफा हो गया है, यानी 180 के करीब कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हो गई हैं। तो इस पर आप लोग जो हैं वो क्या इरादा रखते हैं कि किस तरह से इन तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं इन पर एड्रेस किया जाए? ऑब्वियसली मैंने कहा ना, हमने हदायत कर दी अपनी तंजीमों को कि हर डिस्ट्रिक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसको एग्जामिन करके और आप फाइल करें अपने ऑब्जेक्शंस जहाँ आप समझते हैं यहाँ डिस्पैरिटी है या जहाँ पे रूल्स की वायलेशन कहीं हो गई है कि तलुका या हल्का कहीं टूटा है या तोड़ के बनाया गया, क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड रूल्स हैं अंडर दी इलेक्शन एक्ट के डिलिमिटेशन की प्रिंसिपल्स ये हैं। अगर जहाँ उन प्रिंसिपल्स को जो कोडिफाइड प्रिंसिपल्स हैं जहाँ वायलेशन है तो वहाँ इलेक्शन कमीशन में अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, एक बड़ा आम ज़ाहिर आपसे सवाल करना है, वो यही कि क्योंकि जो आपके साबका इत्तेहादी हैं वो अब अपने बयानिए से पीछे हट गए हैं, यानी जो एक एहतसाब का बड़ा सख्त बयानिया वो लेकर आ रहे थे उससे वो पीछे हटें और वो अब मईशत पर फोकस करना चाहते हैं। इस पर आपसे मैं आपका जो है ना वो कमेंट जो है ज़रूर चाहूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं तो बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल जनाब नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल मैंने पुटअप किया था उसको बस थोड़ा सा ज़ाहिर है मैं ये इसमें ऐड कर दूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्या मौक़िफ़ रखती है या क्या कहेगी, क्या रद्द-ए-अमल है पीपल्स पार्टी का कि जो नवाज़ शरीफ साहब आपके साबका ज़ाहिर इत्तेहादी रहे हैं और यू नेवर नो कि आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद फिर इत्तेहादी बन जाएँ, उनका ये जो सर स्टांस है या उनका जो उन्होंने एक तरीक़ाकार अपनाया है, आपको लगता है कि ठीक किया उन्होंने कि पहले वो बहुत ज़्यादा सख्त बयानियाँ लेकर आ रहे थे लेकिन अब जो है वो उससे पीछे हट गए? आप क्यों चाहते हैं मेरी और नून की कन्फ्रंटेशन हो? Why do you want कि पीपल्स पार्टी और कन्फ्रंट करे? जिनके साथ उनकी कन्फ्रंटेशन है वो अपना डिसाइड कर लें, वो उनकी पार्टी की अपनी पॉलिसी है, तो वाई शुड आई कमेंट ऑन देयर पॉलिसी? मैं तो समझता हूँ कि बुनियादी बात है पीपल्स पार्टी का हमेशा, मेरी आप बात सुन लेना, जी मेरी बात सुन लेना, मैं तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा सीधा है कि आइन बालादस्त है और आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए। उनका बयानिया आज क्या है कल क्या है वो जाने, और जिनके साथ उनको गिला शिकवा है वो जाने। वाई शुड आई कमेंट ऑन दैट? नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि सर इत्तेहादी तो रहे हैं ना, और इत्तेहादी एक दूसरे से मुशावरत करके ही जो है बला रहे हैं इत्तेहादी ना। डोंट सलमान, डोंट ट्राई टू क्रिएट मिसचिफ। नहीं मैं बिल्कुल अमाउंट टू अ मिसचिफ देन, बट इट इज बिटवीन वो जजेस या जर्नलों के गिला शिकवा करते रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट को करते रहे हैं, तो लेट देम डिसाइड इट इज देयर पॉलिसी, दिस इज नॉट माय पॉलिसी। मेरी पॉलिसी में तो कंसिस्टेंसी होती है मेरी जमात की। तो हम फिर ये समझें कि जो मंशूर आने जा रहा है पीपल्स पार्टी का, उसमें जो है वो कम से कम जो बयानिया सख्त बयानिया है वो नहीं होगा और आप लोग भी फोकस जो है वो ज़ाहिर है आवाम के मसाइल पे रखेंगे, ऐसा ही है? देखें जी, बात सख्त बयानिया की और नरम बयानिया की नहीं है। हम तो आइन को बालादस्त समझते हैं। बाकी तनाज़ा अगर उनका किसी के साथ है दे शुड एक्सप्लेन इट, या उनसे आप सवाल करें ना। वाई टू मी दिस वुड रादर अमाउंट कि जी हम कल इत्तेहादी रहे हैं, आज तो हम मुकाबले में हैं, और हम तो डायलॉग पे हमेशा बिलीव करते हैं। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, पॉलिटिकल लीडरशिप डायलॉग करती है, लेकिन हम समझते हैं कि ये उनका अपना मौक़िफ़ है, उनकी अपनी पॉलिसी है, और पॉलिसी वो खुद फ्रेम करते हैं। वो हमसे मुशावरत करके पॉलिसी तो अपनी पार्टी की मुरतब नहीं करते। इट इज़ देयर इशू, लेट देम डिसाइड इट। ठीक है, चलें आप ठीक है नहीं कमेंट करना चाहते। अच्छा बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो पहले मुल्क के ज़ाहिर तमाम सूबों में जो है वो उसकी प्रेजेंस थी,
आई एम श्योर प्रेजेंस अब भी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो तो हमें इलेक्शन में दिखाई देती है ना। तो अब ख़ास कर जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब का सूबा, वहाँ पर किस तरह से पार्टी को दोबारा से एक्टिव करने की कोशिशें की जा रही हैं, रिवाइव करने की, और आप लोग जो हैं वो क्या समझते हैं कि क्या वो लूप होल्स हैं, फ्लॉज हैं, जिनकी वजह से पार्टी जो है वो, दूसरे लोग तो यही कहते हैं ना कि जी बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हो गई है पीपल्स पार्टी पंजाब से, इल्ज़ाम तो ये लगता है, तो जो भी ज़ाहिर कहते रहें, लेकिन आप लोग सिंध के अलावा अब क्या फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से पंजाब जो है वहाँ पर पार्टी को दोबारा से रिवाइव किया जाए? ऑब्वियसली पिछले कई माह से जब भी जरदारी साहब ये चेयरमैन साहब लाहौर आए तो मुख्तलिफ पोलिटिकल लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते रहे, तो ये नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी आज भी उसका एग्जिस्टेंस है पंजाब में, और पंजाब के लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये हम समझते हैं कि बाय डिज़ाइन और बाय कॉन्स्पिरेसी 1988 ऑनवर्ड पीपल्स पार्टी को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई, चाहे वो ऐसे इंतखाबात से जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई हुई है एयर मार्शल असगर खान के केस में। तो हम समझते हैं कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो शेयर बनता है पंजाब में वो ज़रूर हासिल कर लेगी। ठीक है, और आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा अगर हुए, तो आपको लगता है कि जो इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें ज़ाहिर एक मुतालबा तो था पीपल्स पार्टी का कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, वो उससे तो ज़ाहिर आप आगे निकल गए, जनवरी के आखिर में जो है वो कहा जा रहा है कि कोई तारीख आ जाएगी, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, जो मैंने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, वो इसलिए नहीं है कि वो फ्री फेयर के लिए इलेक्शन की डेट पे पीपल्स पार्टी का मौका बड़ा वाज़ेह है कि हम 90 डेज़ में कहते थे भला आप कोई जवाब इलेक्शन कमीशन देगा तो वो फिर मामला सब जुड़े से उधर वो अपना इस डिले के जवाब वो ले आएंगे। लेकिन मैंने कहा अगर फ्री एंड फेयर, क्योंकि माजी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते रहे, और हम तवक्को करते हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन से और मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट से जो फैसिलिटेट करेगी कि पाकिस्तान के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं, ताकि अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो हकीकी मुंतखब नुमाइंदे हैं, वही आवाम के मसाइल को भी समझते हैं और अवाम की तर्जुमानी भी कर सकते हैं, और इसीलिए वो ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करेंगे ताकि वो फिर आवाम के पास जा सकें। ठीक है, अच्छा ये भी फरमाइएगा बुखारी साहब कि अगर हम आने वाले दिनों में, यानी ये इस चीज़ को रूल आउट तो नहीं कर सकते ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई इंतखाब की सूरत में ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक बार फिर जो है वो हम ये कह लें कि जो हुकूमतें बनती हैं जिसके अंदर ज़ाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ़ जमातें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं, मखलूत हुकूमत जिसे हम कहते हैं, तो उसको किसी भी तरह से रूल आउट नहीं किया जाएगा, या नहीं आप लोगों ने अपनी रेड लाइंस या अपनी डिफ़ाइन कर ली हैं चीज़ें कि नहीं जी ये वो जमातें हैं जिनसे हम कतई तौर पर जो है वो इत्तेहाद नहीं करेंगे, और ये हैं जिनके लिए हम ओपन रहेंगे, ऐसा है सर? देखिए जी, ये पॉलिटिक्स में चीज़ें स्टैग्नेंट नहीं होती। मैं बहुत दफ़ा लोगों को बता चुका हूँ कि जो लोग 77 में हमारे मुखालिफ थे, 81 में MRD में थे, लेकिन एक बात तयशुदा है कि जो रियासत के मुखालिफ लोग हैं, जो रियासत के वजूद को तस्लीम ना करें या रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ काम करें, उनके साथ तो बैठ के पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। बाकी दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद होते भी हैं, मुकाबले भी होते हैं, लेकिन ऐसी कुव्वतों के साथ तो हम तो नहीं बैठ सकते जो रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही हों। अच्छा बुखारी साहब, जो इस वक्त निगरान हुकूमत है उसके कई ऐसे इक़दामात हैं जिस पर कोशिशें भी की जा रही हैं और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल भी रहा है, जो हमने हालिया दिनों में देखा। ज़ाहिर उसमें पेट्रोल प्राइसेस हैं क्योंकि ज़्यादा बढ़ी, लेकिन बहरहाल जो है वो हमें कम होती दिखाई दी, और इरादे भी यही हैं निगरान हुकूमत के, और मुकम्मल सपोर्ट जो है वो उनको हासिल है। SIFC जो है वो भी अपने काम करे, बल्कि अभी तो ये भी कहा गया है कि सिर्फ इसको इंटरनेशनल अरीना तक जो है वो नहीं रखा जाएगा, बल्कि जो लोकल जितने भी मामलात हैं उसमें भी SIFC की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो आपको लगता है कि ये बेहतरी की जानिब जो है वो हम जा रहे हैं, या ये आपको लगता है ये अपने काम से
अपने जो उनको जो एक दायरा इख्तियार है उनका उससे तजावुज़ है निगरान हुकूमत का? देखिए, निगरान हुकूमत ने जो भी, मैं समझता हूँ कि ये जो रिलीफ, ऐसा जितनी अच्छी रिलीफ नहीं है। 8 रुपये पेट्रोल 56 रुपये बढ़ा के 8 रुपये करना लोगों को कोई रिलीफ नहीं है ये। इंटरनेशनल मार्केट में एक प्रॉब्लम ज़रूर हुई है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, 94 95 डॉलर्स 96 तक चली गई हैं। ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है, सारी दुनिया पे इम्पैक्ट है उसका। वो तो हमें फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि निगरान हुकूमत के दौरान डॉलर बहुत तेज़ी से महंगा हुआ, और अब जो मेजर्स लिए उन मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी था। और ये स्मगलिंग जो है डॉलर की, ये बंद होनी चाहिए और उस पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। क्योंकि ऑयल जो है ये वो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हम डॉलर्स में करते हैं। अगर डॉलर पाकिस्तान के पास नहीं होगा या महंगा होगा तो ऑब्वियसली फिर हर चीज़ महंगी हो जाएगी। उसके लिए जो आपने जिक्र किया उस काउंसिल का, वो अभी आगाज़ है। देखते हैं वो अगर उसकी परफॉर्मेंस सामने आती है तो फिर पता चलेगा कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है कि नहीं है, या जो डिज़ायर्ड थी या एक्सपेक्टेड थी वो हुई कि नहीं हुई। तो बट अभी मैं कमल वक्त इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। अगर एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने तो लेट देम डू इट समथिंग, कौम को करके कुछ दिखाएं तो सही। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और मुल्की सियासी हालात पर गुफ्तगू कर रहे थे। और इस वक्त जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा जो मसला है, जैसे अभी आखिर में बुखारी साहब भी कह रहे थे, वो यही कि मईशत है जिस पर सबको जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें चाहे निगरान हुकूमत हो या फिर इसमें जो हमारी SIFC है, मुल्क के जो आर्मी चीफ़ हैं, उनकी भी तवज्जो इस वक्त यही है कि पाकिस्तान की जो मईशत है, माशी हालात हैं, वो बेहतर हों। पाकिस्तान ये कहा जा रहा था कि ये दिवालिया कर जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक महीने के अंदर यानी सितंबर के महीने में पाकिस्तान की जो करेंसी है रुपया, वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 करेंसी बन गया है। ये कैसे हुआ, इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए खुसूसी तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे शब्बर जैदी साहब। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और यही वजह है कि जो सियासी जमातें हैं वो भी अपना बयानिया तब्दील करके अब मईशत पर फोकस करना चाहती हैं। और इस वक्त मईशत पर सियासी जमातें नहीं बल्कि जो मुल्क के मुख्तलिफ इदारे हैं वो भी फोकस किए हुए हैं। लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम एक तरफ ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो करेंसी है, रुपया है, वो दुनिया की नंबर 1 करेंसी बन गया है सितंबर के महीने में। लेकिन जब यही सवाल आप एक आम आदमी से करते हैं तो वो अपने भी गिरेबान में झांकता है, वो दूसरों से भी सवाल करता है कि ये नंबर 1 रुपया जो है ये मुझे आखिर जीने का हक़ क्यों नहीं दे रहा, या मेरे मसाइल का हल जो है वो क्यों लेकर नहीं आ रहा। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और पाकिस्तान के मारूफ माशी माहिर, टैक्स उमूर के भी माहिर, साबिक चेयरमैन FBR जनाब शब्बर जैदी साहब ने हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शब्बर जैदी साहब। वालेकुम सलाम। जय साहब, पहले तो ज़रा हमें ये समझा दें कि ये जो ज़ाहिर इक़दामात हुए जिसमें हमने देखा कि जी स्मगलिंग हो रही थी डॉलर की, कुछ सट्टेबाजी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इसमें वो कहते हैं ना कि ज़रा डंडा चला थोड़ा सा, तो फिर एकदम डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हुआ और सितंबर के महीने में 17 रुपये जो है रुपया तगड़ा हुआ है डॉलर के मुकाबले में। तो सर ये जो इक़दामात हुए ये कितने खुशाइंद रहे जिसकी वजह से हम पाकिस्तानी रुपया तो कह सकते हैं नंबर 1 रहा, लेकिन एक आम आदमी पर इसका क्या इफ़ेक्ट आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप मुझे फॉलो करते रहे हैं माशी मामलात में, तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत तकरीबन पिछले 20 साल से एक बड़े बड़े तरीके से गिरावट की तरफ जा रही है। बिल्कुल। और वो गिरावट हमारी अपनी बनाई हुई है, और उस गिरावट का बहुत तकरीबन एंड आ गया था 30 जून 2023 को। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट थी वो तब उसकी टर्म खत्म हो गई और केयर टेकर गवर्नमेंट आई और उसने कुछ कदम उठाए, जिसमें से मैं, अगर आप याद है तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये जो एक्सचेंज कंपनियां हैं इनका रोल बड़ा नेगेटिव रहा है इन डॉलर के मामलात में सट्टेबाजी को प्रमोट करने में
और हवाले को फैसिलिटेट करने में। तो और अफगानिस्तान की जो स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान और ईरान से, उसके लिए डॉलर फराहम करने में। जब ये चीज़ हमारे हुक्काम बाला को बताई गई, और जिसमें स्पेशली जनाब आसिम मुनीर साहब हैं, और उन्हें जब ये चीज़ समझ आई है और उन्होंने एक्शन लिया है, तो ये चीज़ बेहतर हुई है। और जो आपका सवाल है कि ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी नहीं है, क्योंकि ये एक्सचेंज कंपनियों की दुकान अब दोबारा उस तरह खुलने वाली नहीं है। और बैंकों को कहा गया है कि वो एक्सचेंज कंपनियां बनाएं, और ये जो जाली टाइप की एक्सचेंज कंपनियां हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाए। तो ये जो पूरा अनरेगुलेटेड मार्केट था, ये ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, अब आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है, उसको ये डॉलर के 12 रुपए 13 रुपए बढ़ने से और घटने से वो इस बात से मुतमईन नहीं हुआ है, और राइटली सो, कि कोई महंगाई में कमी आई है या उसकी हालत में कोई बेहतरी हुई है। और मैं यहाँ बिल्कुल एक सच बयान करना चाहता हूँ कि इन द नेक्स्ट 1.5 to 2 ईयर हम अगर सही रास्ते पे चलते रहे, तो उसके बाद कोई बेहतरी हमें नजर आ सकती है। नहीं तो पाकिस्तान की मईशत का जिस तरह खतो खाल अस्तवार हो चुके हैं, इसमें इमीडिएट कोई आम आदमी को रिलीफ मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है। ज़ैदी साहब, जो डायरेक्शन अभी चल रही है, आपके ख्याल में देखिए समत का तयन भी तो ज़रूरी होता है ना। ये भी बताइएगा कि जो आप ये जैसे आपने कहा, तो ये कब से मामला चल रहे थे, यानी कि ये डॉलर की चाहे हम स्मगलिंग कह लें या जो कि मुख्तलिफ, जैसे कि आपने कहा कि जो मनी मार्केट थी वहाँ पर भी इरेगुलरिटीज़ थी, और ये जब इन्फॉर्म किया जाता है, यानी कि 2 हुकूमतें गुजरी हैं ना पिछले 5 साल के दरमियान, यानी एक जो है वो PDM की और एक जो है वो PTI की, तो उसमें क्यों ऐसे इक़दाम नहीं किए गए, और अब जब निगरान हुकूमत आई तो ही ये इक़दाम किए गए? आपने पूछा ये कब से शुरू हुआ है, तो शुरू हुआ है 1992 से। इसको हो गए हैं तकरीबन 30 साल। और ये मियां नवाज शरीफ ने जो एक्सचेंज कंपनियों का जानवर क्रिएट किया है, इसने इस मुल्क की, और जो प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशंस वो लाए हैं, इस मुल्क ने इस कंट्री की जड़ों को खोखला कर दिया है। और उन जरियों से तकरीबन 120 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, जिसके ऊपर मैंने एक किताब भी लिखी है, पानामा लीक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर मेरी कोई 50 आर्टिकल की रिसर्च है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड ने और चाइना की अंडर इनवाइसिंग ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। सलमान साहब, मुझे परेशानी ये नहीं है कि ये इक़दाम है कि जब ये गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद अगर वो होते हैं, वो इन्हीं लोगों के हाथ में दिए जाएं, जो कि जिन्होंने इस मईशत की तबाही में कोई पसोपेश नहीं किया, तो फिर हम पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे। इसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो 3 टर्म्स गुजरी हैं, 2008 से 2013, 2013 से 2018 और 2018 से 2023, ये 3 टर्म जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट की टर्म्स हैं, और उससे पहले वाली टर्म्स भी, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया है। लेकिन इसमें आप कहाँ रेट करेंगे, ज्यादा नुकसान जो है वो किस दौर में हुआ? ये जो 16, क्योंकि लोग तो जाहिर है जो आखिरी हुकूमत जाती है उसी को ही कोसते हैं, उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जी हमें तो बिगड़े हुई हालात में बिगड़ी हुई मईशत मिली थी 3-3.5 साल की। तो आप जो है वो क्या रेट करेंगे कि जी ज्यादा नुकसान जो है वो किस दौर में हुआ? देखिए, इसके मुख्तलिफ पैमाने हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के करंट अकाउंट को किसने नुकसान पहुंचाया और डॉलर को बाहर पहुंचाया, वो थे मियां नवाज शरीफ और PMLN। उनका कारोबार है यहाँ से रुपए से पैसे, अनटैक्स मनी को जनरेट करवाना लोगों से, और वहां से बाहर डॉलर ले जाके बाहर पार्क कर देना, और लंदन में और दुबई में प्रॉपर्टियां खरीदना, ये उनका धंधा ये है। दूसरी पार्टी आ गई, धंधा जो थी वो पीपल्स पार्टी है,
उनका धंधा ये है कि वो एग्रीकल्चरिस्ट से टैक्स नहीं लेते, वो एग्रीकल्चरिस्ट के लोगों को अनड्यू बेनिफिट देते हैं और वो अपने दूसरे तरीके से पैसे बना के वो तरीके से पाकिस्तान की चीज़ों को ख़राब करते हैं। तीसरे जो इमरान खान साहब थे, मैंने उनके साथ 8 महीने गुजारे और मैं ये इस बात पर बिल्कुल क्लियर हूँ कि उनको समझ ही नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब इमरान खान की गवर्नमेंट के पहले 100 दिन जो असद उमर साहब ने बनाए थे कि हम 100 दिन में करेक्शन करेंगे, वो एक टोटल फार्स था। जब हम गए हम उस वक्त गए थे जब IMF आ चुका था, उसके बाद मजबूरी में हमें छोड़कर आ गया। उसके बाद शौकत तरीन साहब आए और उन्होंने इलेक्शनिंग शुरू कर दी इमरान खान के लिए और 6% जैदी साहब, दो चीज़ें होती है ना, एक तो ये होता है कि आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो आप दावा तो करते हैं कि जी हाँ जी हमारे पास लोग हैं जो कि तजर्बाकार हैं और वो ठीक कर देंगे, और दूसरा ये होता है कि आप विलिंग ही ना हो मामलात को ठीक करने में। अगर आप उनकी ज़ाहिर है जमात के लोगों से, फॉलोवर से पूछेंगे, वो तो कहेंगे जी वो तो पता नहीं, मतलब यानी कि सब कुछ ही बिल्कुल ठीक करने वाले थे, उनको मौका नहीं दिया गया। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं तो ये क्या कहेंगे, विलिंग नहीं थे वो करने के लिए? देखिए, मैं इस बात पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, वो पाकिस्तान के माशी हालात को, उनकी सिंसियरिटी को इस मामूशी हालात में सही करने की सिंसियरिटी या पैशन को मैं डाउट नहीं करूँगा और मुझे कोई हक भी नहीं है कि मैं उनकी पैशन को डाउट कर सकूँ। इमरान खान भी शामिल है उसमें। मगर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पाकिस्तान में बन चुका है, जो 172 MNA MPA हैं, वो पाकिस्तान में मईशत को सही करने के लिए नहीं बैठे, बल्कि वो पाकिस्तान में मईशत को खराब करने के लिए बैठे हैं। खराब करने का मतलब ये है कि उनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि कोई ऐसी कानून साजी, कोई ऐसा निज़ाम, कोई ऐसी तब्दीली नहीं आए जिससे पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीली आ सके। अगर आपने मेरा इंटरव्यू सुना हो शाहजेब खानजादा के साथ, तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरह MNAs ने मुझे एग्रीकल्चर इनकम पे प्रेशराइज किया, किस तरह मुझे टबैको वालों ने प्रेशराइज किया। ये कोई बात नहीं है। अच्छा, ये लोग जो पाकिस्तान में, जिसको हम इलेक्टेबल कहते हैं, जो हर पार्टी में होते हैं, जो हर पार्टी का मेन स्ट्रीम है, जो अभी भी मुझे स्टेजों पर बैठे नजर आ रहे हैं, ये 342 की MNAs के अंदर ये तकरीबन 200 शक्लें ऐसी हैं जो किसी ना किसी शक्ल में वापस आकर पाकिस्तान को दोबारा तबाह कर देंगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। हाँ जय साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि आपने ज़ाहिर जिक्र कर दिया है उस इंटरव्यू का शाहजेब के साथ जो आपने किया, और आज आपने एक ट्वीट भी किया है और उसमें आपने शिकवा किया है कि अगर गोरा कहे तो आप बात मान लेते हैं और अगर कोई पाकिस्तानी कहे तो आप बात नहीं मानते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मुल्क की माशी हालत और मईशत पर हम बात कर रहे हैं। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ आज खुसूसी तौर पर मौजूद हैं। जैदी साहब, आज आपका एक ट्वीट है जिसमें आपने लिखा है कि व्हेन आई वाज द चेयरमैन FBR माय फेलियर वाज रिटेल, एग्रीकल्चर एंड रियल एस्टेट टैक्स। आई एक्सप्लेन द रीज़न टू शाहजेब खानजादा। नाउ द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स सेज सो। और आप यही कह रहे हैं कि जी गोरा जो है, अगर वो कोई बात कह देता है तो आप फौरी तौर पर उसकी बात मान लेते हैं, और अगर यही बात कोई पाकिस्तानी कह रहा है जो आप कहते आ रहे हैं तो बात मानते नहीं है। सर ये भी, इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, एक रोज़ पहले ख़बर आती है कि जी निगरान हुकूमत, चाहे वो ज़राए से कह लें, जैसे भी कि जी कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आज ही की खबर है कि जी ये जो मैंने अभी जिक्र किया, जिनका आपने भी अपने ट्वीट में कहा है, रिटेल, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, इसमें अब जो है ना वो टैक्स लगाने की बात हो रही है। बिस्मिल्लाह। देखिए, जो पहली वाली बात है वो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा पूरा टर्म और मेरी पूरी ज़िंदगी इस बात को कन्विंस करते गुजर गई पाकिस्तानीज़ को कि रिटेल, होलसेल सेक्टर, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट के जो सेक्टर हैं वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते। पहली बात तो ये, और रियल एस्टेट और जो एग्रीकल्चर है ये अनटैक्स मनी का पार्किंग लॉट भी है, मगर हम इसमें बुरी तरह नाकाम हुए और हम इसमें कामयाब नहीं हो सके, और उसकी वजह हमारी असेंबलियां हैं। मगर अब आपने नोट किया है कि वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा और जो IMF वाले हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये 3 सेक्टर अगर टैक्स नहीं देंगे तो पाकिस्तान में किसी भी हाल में
टैक्स का कलेक्शन नहीं बढ़ सकता। मैं सिर्फ आपको ये एक चीज में मैं आपको एक एग्जांपल देकर पूरी बात को क्लियर कर देता हूं। जितनी भी सारी मार्केटें लाहौर में हैं, सारी मार्केटें लाहौर में हैं, उन सब मार्केटों का टैक्स, कराची की एक छोटी सी मार्केट है लालू केस से, बस आपके लिए काफी, किसी भी इंसान के लिए बात काफी है समझने के लिए कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। आप मुझे बता दें, इतनी बड़ी मार्केट राजा बाजार की है, आप पारा की है, ये जिना सुपर की है, ये कितना टैक्स देते हैं? ये मजाक चल रहा है पाकिस्तान। इसकी वजह क्या है ज़ई साहब, क्या वजह है कि वहाँ से जो है टैक्स कलेक्शन ज्यादा है और यहाँ से ना होने जैसी है? पहले ये बिजनेसमैन थे, अब ये गुंडे हैं बेसिकली। अच्छा, पहले ये बिजनेसमैन थे, अब ये गुंडे हैं बेसिकली। जब मैं CBR था, ये मेरे से इस तरह गुफ्तगू करते थे आके जैसे ये बदमाश हैं, गुंडे हैं, और हमारी रियासत इनसे डरती है, हमारी रियासत इनसे डरती है बेसिकली। जब इन्होंने मेरे खिलाफ हड़ताल की थी तो हमारी मीटिंग ISI में हुई थी, क्यू ब्लॉक पे नहीं हुई थी। अच्छा, तो फिर आप इमेजिन करते हैं कि किस तरह कौन कौन किससे डील कर रहा था। बात समझ आई आपको? जी जी जी। ये गुंडे हैं बेसिकली। इनमें से जो लीडर्स हैं, ये कोई शरीफ, इनका तरीका वारदात अब शरीफ आना नहीं रहा है। अब ये बातचीत पे गुफ्तगू नहीं करते। आप जब इनके पास जाएंगे तो ये आपसे इस तरह गुफ्तगू करते हैं, इस तरह का इनका टोन होता है कि ये तो आपके साथ गुफ्तगू करने को तैयार ही नहीं है। ये तो कहते हैं जी हमें नहीं देना, बस जो इन्होंने कहा हमें नहीं देना, खत्म होगी बात, नहीं देना। लेकिन अभी तो इक़दाम हुए ना ज़ई साहब, ये जो पिछले दिनों खबर आई कि जी जो मुल्क के बड़े मारूफ जो मनी एक्सचेंजर्स हैं, डीलर्स हैं, उनको बुला के सिर्फ 2 मिनट की मीटिंग करके ये कहा गया कि जी आपने डॉलर के रेट को 250 पर लाना है और मीटिंग बर्खास्त होती है, थैंक यू वेरी मच। तो सर ये इसका मतलब है कि फिर क्या मतलब, रियासत उस वक्त डरती थी या ये रियासत को ब्लैकमेल करते थे और अब नहीं हो रही है? मेरी बात सुनो, वो जो थे ना, वो थे सिर्फ 60-70 आदमी, ठीक है ना? उनको आप ये कह सकते हैं ट्रेडर हैं, 60-70 नहीं है, ये बहुत नंबर बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है, मगर मेरा ये कहना है कि मैं आपको नाम दे देता हूं, 50, 60, 70 लोग हैं, उनसे आप इसी जबान में बात करें, ये ठीक हो जाएगा सारा। आप अपनी टोन बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये टोन रखें जो टोन आप बता रहे हैं कि आपने करना है, ये सही हो जाएंगे। इनके अंदर हिम्मत नहीं है। मगर मैं जिस मीटिंग की बात कर रहा हूं, जब हम थे तो जो सामने साहब बैठे थे वो उनसे कंप्रोमाइज करने की बात कर रहे थे, तो हम नाकाम हो गए। अब अगर कोई मर्द का बच्चा आगे आता है और इन्हें कहता है, इनके 60 लीडरों को बुलाता है और कमरे में बिठाए कहता है सर आपको सुबह सबको रजिस्टर कराना है, और नहीं कराना तो मैं देख लूंगा, मैं देखता हूँ ये कैसे बदमाशी करते हैं। ये कोई मतलब बदमाश, ये गुंडे, ये गली के गुंडे हैं, ये बड़े बदमाश नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इनको सीधा करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो जो विल चाहिए या स्टेट की जो डिसीजन चाहिए। मगर अफसोस इस बात का है ना कि हमें ये बात, आपने जो कहा एक्सचेंज कंपनी वालों को किसने बुलाया? स्टेट बैंक गवर्नर ने बुलाया। आप बताएं ना किसने बुलाया था? सर मैं तो नहीं बता सकता ना किसने बुलाया था, ना आप बोल सकते हैं। आप लोग क्या बातें करते हैं यार, मैं आपको कह रहा हूँ ना, फिर आप क्या बातें कर रहे हैं? गवर्नर है ना उनका इंचार्ज, बताएं किसने बुलाया था और क्या कहा था उसको। तो मैं ना, फिर आप ऐसे तो इस तरह ही, हमारा अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें इस तरह मुल्क चलाना पड़ रहा है ना। मैं जब गया था ISI हेडक्वार्टर में इन सारे ट्रेडर्स को लेकर, तो जो साहब बैठे थे उन्होंने सख्ती से बात नहीं की। अगर वो सख्ती से बात करते कि यार ठीक है सुबह तो मैं देख लूंगा, तो मैं सुबह, तो ये सही होते। मगर अब अगर कोई बंदा है और राइटली सो, अगर वो सख्ती से बात करता है, ये देखिए कैसे बंदे के पुत्र बनेंगे। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं करें, एक गाड़ी खड़ी करते हैं बाहर बाजारों के सामने, एक गाड़ी खड़ी करते हैं रेंजर की, देखे कैसे बंदे के पुत्र बनते हैं। ये कोई इनकी कोई हकीकत नहीं है, ये ऐसे ही बस हल्के फुल्के बदमाश हैं। इनके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये कोई अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टी को जिंदा देते हैं, ये उनके वोट बैंक हैं, ये उनके सारे वो हैं, ये सब एक ये नेटवर्क है, ये सारा नेटवर्क है। इसके खिलाफ हमारी जंग है, हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। आपने अगला सवाल क्या किया था, मैं भूल गया। मैं बस ये आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, और वो ये कि जो अभी FBR जो है उसने कहा गया कि अपने हदफ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। अच्छा, नहीं, मुझे जी आपने कहा था एक टैक्स। हाँ, मेरी इंफॉर्मेशन भी ये है, मुझे ये अंदाजा है कि एक एसिड टैक्स लगाने की बात हो रही है
और ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ऐसे टैक्स नहीं होना चाहिए, मगर जो पाकिस्तान के मारूजी हालत इस वक्त हैं, और ये जो गाड़ियां और ये मकान और ये सारे जो अनटैक्स लोगों के और करप्ट लोगों की के लाइन मकान बने हुए हैं, और ये जायदादें हैं, और ये जो गाड़ियां चल रही हैं सारी ट्विन कैम और ये सब, इनके ऊपर एक एसिड टैक्स आना चाहिए, और वो एसिड टैक्स सब्सटेंशियल होना चाहिए। और मेरी इंफॉर्मेशन कह लें या मेरी अंडरस्टैंडिंग कह लें कि ऐसा टैक्स आ रहा है और आना चाहिए, मगर इसमें से वो लोग जो उन एसेट को ऑलरेडी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं, उनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। जो लोग अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं दिखा रहे, उन पे ये टैक्स लगेगा। और पाकिस्तान की तमाम ज्वेलरी, तमाम जो जिन लोगों की ये जो आपके पास ओपन प्लॉट्स और आपके पास ये जो गाड़ियां हैं, इनके ऊपर एक सब्सटेंशियल टैक्स लगाना चाहिए इन हरामखोरों को सीधा करने के लिए। और ये अपने तौर पे पाकिस्तान इकदाम कर रहा है या ये IMF की ईमा पर हो रहा है? ये बस इसको रहने दें आप सर। अच्छा जदी साहब, ये बताइएगा कि जो हमने देखे जो आदाद-ओ-शुमार आए, आदाद-ओ-शुमार जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ क्लियर करते हैं। तो अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर डेट जो है रिटर्न फाइल करने की, हम लोग तो मजबूर हैं क्योंकि नौकरी पेशा है, हमें तो टैक्स देना ही देना है, लेकिन जिनको देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। तो सर 19 लाख अफराद हैं टोटल जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं, और इसी यानी कि अगर हम कंपेयर करें इसको पिछले अरसे से, तो वो 18,75,000 थे, यानी कि 25,000 का सिर्फ इजाफा हुआ है। और इसमें एक और भी पॉइंट होता है ना कि आप तमाम पाकिस्तान के लोग जो कि फॉल करते हैं, जिनको टैक्स देना चाहिए, आप उन सबको टैक्स नेट में लाएं, उनसे आप ज्यादा टैक्स लें, या फिर ये तरीका सही है कि जो कम लोग दे रहे हैं उनसे ज्यादा टैक्स ले लो, इनको निचोड़ लो? यार मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस मीटर कितने हैं? वो तो कम से कम टैक्स दे रहा। मेरी बात समझे? इंडस्ट्रियल गैस मीटर कितने हैं? अब मैं आपको समझाता हूं कहानी क्या है। मैं जब चेयरमैन है, और कानून लॉ में लिखा हुआ है, एक किताब, एक कानून में लिखा हुआ है, पाकिस्तान की कानून में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स की किताब में, कि जो आदमी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसका गैस का, इलेक्ट्रिसिटी और बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लॉ में लिखा हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं होता। ठीक है। जब मैं चेयरमैन FBR था, मैंने 25 खत लिखे हैं, 25 मुख्तलिफ डिस्कोर्स को, कि भाई आपके पास जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल लाइसेंस वाले हैं वो क्यों टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है? आप मुझे उनके नंबर दें, उनका एड्रेस दें, नाम दें, आईडेंटिटी कार्ड दें। पाकिस्तान में बिजली की कंपनियों के पास अपने कस्टमर के आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। आप मेरे से क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो गैस सप्लाई हो रही है, बिजली कनेक्शन जा रहा है, आपको ये नहीं पता कि कौन दे रहा है, कहां से दे रहा है। मैं डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। अच्छा आगे चलें। पाकिस्तान में जितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनमें से आधी रिटर्न फाइल नहीं करती। SCCP को मैंने कहा कि आप, ये कैसे हो सकता है कि एक कंपनी है वो रिटर्न फाइल नहीं करे? उन्होंने कहा ये वो कंपनियां हैं जो डोरमेंट हैं, या वो कंपनियां हैं जो ऑपरेट नहीं करती। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इन कंपनियों को खत्म कर दें अपने रिकॉर्ड में से। तो उन्होंने कहा सर अगर कंपनी को हम खत्म कर देंगे तो हमारी परफॉर्मेंस तो आधी रह जाएगी, लोग आधी कंपनियां तो गायब हो गई। समझ आई बात? बिल्कुल। जजी साहब बस आखिरी एक मिनट रह गया है, मैं काइंडली आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जाहिर है आप रह चुके हैं हुकूमत के साथ, हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, इन एंड आउट सारे आपको पता हैं। ये जब निगरान हुकूमत बनाई जा रही थी उस वक्त कोई आपसे रब्ता नहीं हुआ, या आने वाले दिनों में अगर रब्ता होता है तो विल यू बी बैक अगेन कि जी आप आ जाएँ और आके इन मसाइल का हल जो है वो बहैसियत मुशीर जो है वो आप पेश करें? नहीं, मैं अपनी ज़ाती मैंने जो तजर्बा हासिल किया है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बुनियाद के ऊपर, मैं किसी भी सरकारी पोस्ट के लिए और किसी भी असेंबली या किसी चीज़ के लिए मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। और मैं सिर्फ अपना जो मेरा एडवाइजरी का काम है, या मैं जो किसी, अगर कोई मुझसे वो लेना चाहते हैं
वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं कराची को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कराची में रहना चाहता हूँ और मुझे इस्लामाबाद में रहकर वहशत होती है। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद में रहकर कराची के और पूरे मुल्क के मसाइल हल करें तो उसमें आपका क्या कोई आप समझते हैं हिस्सा नहीं डालेंगे या दिल टूट गया आपका? इस्लामाबाद एक नमक की कान है जिसमें बंदा जाके नमक हो जाता है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब हमारे मौजूद और गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।